हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का न्यू सृजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी, शानदार होंगे। देखिए, हम यहां पर शुरू करने वाले हैं अपनी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर समीक्षा सीरीज आपकी हिंदी के लिए लगातार चल रही है, जो कि आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, खासकर अभी आरओ एआरओ का एग्जाम नज़दीक है, तो उसके लिए समीक्षा सीरीज जीएस के लिए हम लेकर आ रहे हैं। अ, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान विषय पर आज हमारी पहली क्लास होने वाली है, जिसका टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की पहली क्लास होगी प्रस्तावना पर हमारी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। बहुत कुछ इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं आपको। किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आज का पैटर्न क्या है आरओ एआरओ एग्जाम के लिए, जो 2021 का एग्जाम 23 का एग्जाम हुआ था उसमें किस तरह के प्रश्न आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना की रूपरेखा से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट, देखिए सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से किस तरह के प्रश्न आते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। देखिए, आरओ एआरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो ये नए पैटर्न के अनुसार आने वाले प्रश्न हैं। यूपी पीसीएस मेंस में ये आया हुआ था, क्योंकि पहले मेंस भी ऑब्जेक्टिव होता था, और यूपी पीसीएस प्री 2018 में भी ये प्रश्न आया हुआ है 2008 में। तो क्वेश्चन कराने से पहले हम टॉपिक की एक थ्योरी, मतलब पूरा ओवरऑल समेकन हम यहाँ पर करेंगे। तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि भारतीय संविधान की संविधान क्या है। संविधान क्या है? देखिए, संविधान जो होता है किसी भी राष्ट्र के शासन को चलाने के लिए नियमों व कानूनों का संग्रह होता है। किसी भी राष्ट्र के शासन को चलाने के लिए नियमों व कानूनों का संग्रह होता है संविधान। देखिए, किसी भी, अगर किसी परिवार का भी जो शासन चलाना है, यानी कि उसके परिवार की गतिविधियों को चलाना है, तो उसमें भी एक प्लानिंग होती है कि कुछ कानून परिवार का मुखिया तय कर लेता है कि इस तरह से हम अपने घर परिवार को चलाएंगे। तो इसी तरह किसी राष्ट्र को चलाने के लिए भी, उसके शासन को चलाने के लिए नियमों और कानूनों का एक संग्रह होता है, उसी को संविधान कहते हैं। देखिए, शासन से यहाँ क्या तात्पर्य है। शासन से तात्पर्य है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, जो गतिविधियां हैं इनको चलाने के लिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों को चलाने के लिए नियमों और कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है। देखिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों में क्या हो जाता है, किसी भी
राष्ट्र या क्षेत्र का प्रशासन, कानून व्यवस्था, यातायात, वाणिज्य, व्यापार, शिक्षा। ये सारी गतिविधियां जो होती हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों में हम इनको शामिल करते हैं। देखिए, अब संविधान कितने तरह का होता है? लगभग संविधान दो तरह का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान से क्या तात्पर्य है? लिखित संविधान से अभिप्राय है कि उसका अधिकांश हिस्सा लिखित होता है। लिखित एक सुव्यवस्थित रूप में होता है, संहिताबद्ध, कोडिफाइड होता है, संहिताबद्ध। और जो अलिखित संविधान होता है उसमें अधिकांश भाग जो होता है लिखित नहीं होता है। ठीक है, लिखित नहीं होता है। तो अक्सर जो विश्व में राष्ट्र हैं तो सभी में ज्यादातर लिखित संविधान है और कुछ में अलिखित संविधान भी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधानवाद। संविधानवाद, देखिए संविधान के अनुसार अगर किसी राष्ट्र का संचालन चल रहा है, यानी प्रॉपर नियमों और कानूनों के अनुसार किसी भी राष्ट्र का संचालन हो रहा है शासन का, तो उसको संविधानवाद कहते हैं। संविधानवाद नियमों व कानूनों के अनुसार शासन। देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि संविधानवाद क्या है। तो नियमों और कानूनों के अनुसार शासन अगर हो रहा है तो उसको संविधानवाद कहते हैं। देखिए इसका एक और अभिप्राय जो है वो सीमित शासन से है। सीमित शासन मतलब किसी भी शासक का या सरकार का मनमाना शासन ना हो। मनमाना शासन ना हो। मनमाना शासन ना हो। जैसे कि यहां पर एक प्रश्न आ जाता है कि संविधानवाद से क्या तात्पर्य है, तो सरकार का सीमित शासन या सीमित सरकार जो है संविधानवाद के अधीन आएगी। अब जैसे एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक काफी महत्वपूर्ण एग्जांपल है जर्मनी का, कि जर्मनी में हिटलर के समय संविधानवाद था या नहीं? संविधानवाद था या नहीं? तो देखिए जर्मनी में संविधान तो था, लेकिन वहां पे हिटलर का मनमाना शासन था। मनमाना शासन था हिटलर का, तो यहां पर संविधानवाद नहीं था। तो अधिकांश राष्ट्रों में जहां संविधान होता है वहां संविधान के साथ साथ संविधान भी होता है। तो संविधान और संविधानवाद ये दोनों साथ साथ चलते हैं, समानांतर चलने वाली संकल्पनाएं हैं। और हमने यहाँ पे जर्मनी का एग्जाम्पल भी देख लिया। इस आधार पर कोई और प्रश्न भी बन सकता है, नॉर्थ कोरिया का बन सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में एक तानाशाही शासन है, तो वहां पे भी संविधानवाद नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रस्तावना की। देखिए प्रस्तावना से आने से पहले, प्रस्तावना में हम भारतीय संविधान
भारतीय संविधान में क्या क्या आदर्श हैं उनको जान लेते हैं, क्योंकि प्रस्तावना भी भारतीय संविधान का एक आदर्श ही है। एक पहला है प्रस्तावना। भारतीय संविधान के एक आदर्शों में प्रस्तावना के बाद आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तीसरा हमने भारतीय संविधान के आदर्शों में देखा है। मौलिक अधिकार के बाद आते हैं डीपीएसपी। राज्य के नीति निदेशक तत्व। चौथा आता है मौलिक कर्तव्य। तो ये भारतीय संविधान के आदर्शों में समाहित है, और जिसमें हम सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसको अच्छे से इसका पूरा सार देखेंगे, और इसके बाद प्रश्नों जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका हम डिस्कशन करेंगे। इस क्लास से हमारी लगभग 99% क्वेश्चन यहाँ से प्रस्तावना से अगर कोई प्रश्न आता है तो आप कर पाने की बिल्कुल एवज में होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक खाका देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आखिर है क्या। तो देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और इसको उद्देशिका भी क्या कहा जाता है। पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये भारत की संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है। अब बात करते हैं कि भारतीय, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं किस टाइप से है। प्रियम्बल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute in India into a sovereign socialist democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief and faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuming the dignity, the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये रही आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है इसका विचार कहां से आया है। कहां से आया और है क्या। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, देखिए एक भूमिका की भांति है। देखिए हम कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसमें शुरुआत में एक भूमिका दी हुई होती है उस किताब के बारे में कि इस किताब में हम क्या जानने वाले हैं और किन किन चैप्टरों को पढ़ने वाले हैं, इस टाइप से भूमिका दी हुई होती है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो एक भूमिका, भारतीय संविधान के लिए भूमिका या आमुख की भांति है। भूमिका या आमुख है जो भारतीय संविधान के उद्देश्यों, शासन के स्वरूप आदि को हमें शुरू में ही बता देती है कि भारतीय संविधान में किन किन उद्देश्यों को समाहित किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भूमिका या आमुख की तरह है। इसको आइडेंटिटी कार्ड भी कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र भी कहा गया है। हम देखेंगे भारतीय संविधान से किन किन लोगों ने किन किन नामों से इसको संबोधित किया है। अब प्रस्तावना में क्या क्या बातें हैं तो वो देख लेते हैं। तो प्रस्तावना में 4 प्रमुख बातें हैं।
प्रस्तावना की 4 मुख्य बातें। क्या क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? एक तो सत्ता का स्रोत है। सेकंड हम बात करेंगे सत्ता का स्वरूप। देखिए, प्रस्तावना हमने पढ़ ली है, उसमें देख लिया है क्या क्या तत्व उसमें समाहित हैं। तो सत्ता का स्वरूप है सेकंड में। थर्ड है सत्ता का या सरकार का या संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य है। चौथा आता है संविधान लागू होने की तिथि। संविधान लागू होने की तिथि है। देखिए, ये 4 प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 मुख्य बातें हैं। सत्ता का स्रोत है, सत्ता का स्वरूप है, सत्ता का उद्देश्य है और संविधान लागू होने की तिथि है। अब देख लेते हैं सत्ता का स्रोत यहां पर क्या है। सत्ता का स्रोत है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत की जनता। भारत की जनता, क्योंकि प्रस्तावना कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग से। इट स्टार्ट्स विद वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है सत्ता का स्वरूप। देखिए, हमने स्टार्टिंग में ही देखा है कैसा स्वरूप है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, नेक्स्ट है आपका लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सत्ता का उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य है भारत के संविधान में? न्याय है, समानता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है, समानता है, स्वतंत्रता है, नेक्स्ट है आपका बंधुत्व है, ठीक है। और संविधान लागू होने की तिथि हमने अभी प्रस्तावना पढ़ी है, तो उसमें क्या आती है? 26 नवंबर 1900। संविधान लागू होने की तिथि, इसको लागू होने की तिथि नहीं कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे संविधान को अधिनियमित और अंगीकृत करने की तिथि। अंगीकृत करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत करने की तिथि, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अब हम इन सभी विचारों को, अब प्रस्तावना की ये देख लेते हैं कि प्रस्तावना का विचार आया कहां से है। प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान निर्माताओं ने देखिए, इसकी रूपरेखा क्या है? इसकी रूपरेखा संविधान सभा। देखिए, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसने अपने देश के लिए संविधान का निर्माण किया था। तो उसी में 13 दिसंबर
1946 को संविधान सभा के सदस्य पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव से जो तात्पर्य था वो भारत के भविष्य के लिए किस टाइप के मूल्य होंगे, उद्देश्य होंगे, स्वरूप सत्ता का वो किस टाइप का होगा, वो सब उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल थे। उन्हीं को बाद में प्रस्तावना में समाहित किया गया और इसीलिए संविधान को उद्देशिका भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। तो ये तो रहा इसकी रूपरेखा भारतीय संविधान सभा के अकॉर्डिंग। दूसरा, ये विचार कहाँ से आया है। देखिए, यूएसए के संविधान से प्रेरित है। यूएसए के संविधान से प्रस्तावना का विचार आया है, क्योंकि यूएसए के संविधान की प्रस्तावना भी वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस टाइप से शुरू होती है। और उसमें भी यूएसए के लिए किस टाइप के यूएसए के उद्देश्य होंगे, यूएसए का शासन का संचालन और सत्ता का स्वरूप क्या होगा, वो सब यूएसए के संविधान की प्रस्तावना में है। ऐसे ही भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी है। तो प्रस्तावना का जो विचार लिया गया है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। लेकिन भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा शैली वो कहाँ से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा शैली लिपि भाषा शैली ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अब बात करते हैं भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो तत्व हैं, जैसे हमने पहला पढ़ा सत्ता का स्वरूप, तो उनको थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ पर पहला आया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या तात्पर्य है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य है कि भारत का जो निर्णय लेने की प्रवृत्ति होगी वो अपने आप पर निर्भर होगी। यानी कि कोई बाहरी देश या कोई बाहरी दूसरा राष्ट्र हमारे आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। तो स्वतंत्रता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य स्वतंत्रता निर्णयों की, बाहरी और आंतरिक निर्णय। सेकंड हमने देखा समाजवादी। समाजवादी से क्या तात्पर्य है कि भारत के संविधान में जो समाजवादी तत्व है इससे तात्पर्य है कि जो संपत्ति का समाजीकरण होगा, संपत्ति का समाजीकरण। देखिए, समाजवाद दो तरह का होता है, एक होता है मार्क्सवादी, एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। ये दोनों ही संकल्पनाएं असमानता के खिलाफ हैं, असमानता के खिलाफ हैं। देखिए, मार्क्सवादी समाजवाद जो है उसमें असमानता को खत्म करने के लिए वर्ग संघर्ष, हिंसा, लड़ाई इस टाइप की बात होती है। और लोकतांत्रिक समाजवाद जो होता है वो संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक, अहिंसक तरीके से असमानता को खत्म करने की बात करता है। तो भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है और इसके केंद्र में है संपत्ति का समाजीकरण और आय की असमानता को खत्म करना। एक है पंथ निरपेक्ष। देखिए, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य, पंथ यहाँ पे आता है धर्म से संबंधित, धर्म। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि राज्य का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा।
और राज्य सभी धर्मों के विकास के लिए बात करेगा, किसी एक धर्म के लिए भेदभाव नहीं करेगा। चौथा हमारा आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, देखिए लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का शासन। लोकतंत्र की जो महत्वपूर्ण परिभाषा दी हुई है अब्राहम लिंकन ने, लोगों के लिए शासन। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि लोगों का शासन। और लोगों के लिए जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। नेक्स्ट है आपका गणराज्य। देखिए कैसा गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। गणराज्य से तात्पर्य है कि जो शासन का प्रमुख होगा, राष्ट्र का प्रमुख होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। राष्ट्र का प्रमुख जो होगा, जो मुखिया होगा, वंशानुगत नहीं होगा, उसको गणराज्य, गण अर्थात लोगों द्वारा उसको चुना जाएगा। चुनाव के माध्यम से उसको चुना जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ये तो हो गया सत्ता का स्वरूप। हम आगे बात करते हैं सत्ता का उद्देश्य। हमने जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी तो पहले उसमें न्याय की बात थी। न्याय कैसा था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। दूसरा हमने उसमें पढ़ा था स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की हमने स्वतंत्रता देखी थी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। फिर हमने समता देखी थी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, प्रतिष्ठा और अवसर की समता के अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समता। फिर हमने एक देखा था बंधुता, व्यक्ति की गरिमा की बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, और राष्ट्र की एकता, अखंडता, ठीक है। ये हमने जो सत्ता का उद्देश्य है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, उन सभी विचारों को देखा था। आगे हम बात करते थे, अगली जो मुख्य बात थी भारतीय संविधान के प्रस्तावना की, वो थी तिथि। देखिए इन सभी से रिलेटेड प्रश्न आ जाता है, तिथि से भी प्रश्न पूछा गया है। तो जो संविधान की प्रस्तावना में है वो 26 नवंबर 1949 है, यानी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। ठीक है, ये भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, ऑफिशियल पंचांग जो है भारतीय संविधान का, भारत का
हमारे राष्ट्र का, तो उसमें क्या तिथि है? तो मिति मार्गशीर्ष, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी और संवत 2006 विक्रमी। क्योंकि भारत का संविधान जो है भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो विक्रम संवत पर आधारित है, इसलिए 2006 विक्रमी, और उसकी तिथि होती है मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान का जो विधिक स्वरूप है वो किस प्रकार है? विधिक स्वरूप, विधिक स्वरूप से तात्पर्य है कि ये परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है फोर्सफुली, या नहीं लागू कराया जा सकता। परिवर्तनीयता से तात्पर्य यही होता है, परिवर्तनीयता और अपरिवर्तनीयता से। तो सर्वोच्च न्यायालय में एक केस आया 1957 में, मदन गोपाल केस। तो वहां पर न्यायालय ने अपना मत स्पष्ट किया 1957 में मदन गोपाल केस में, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो अपरिवर्तनीय है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, तो ये इसका विधिक स्वरूप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संशोधन से संबंधित। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, और ये संविधान का भाग है या नहीं। तो देखिए, इसमें प्रारंभ में न्यायालय का मत कुछ और था, और बाद में अपने मत को या अपने निर्णय को न्यायालय ने पलट दिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने। तो एक 1960 का केस है, बेरुवाड़ी केस। तो बेरुवाड़ी का जो मामला था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इसको, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। संविधान का भाग नहीं माना था, और कहा था कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता है, संशोधन नहीं हो सकता है, भाग नहीं हो सकता, भाग नहीं है और संशोधन नहीं हो सकता है। बाद में केशवानंद भारती मामले में, केशवानंद 1973 में 13 जजेस की जो संवैधानिक पीठ थी सर्वोच्च न्यायालय में, उसने इस निर्णय को पलट दिया। जो बेरुवाड़ी मामले का निर्णय था उसको पलटकर कहा कि ये संविधान का भाग है और इसमें मूल ढांचे को छोड़कर संशोधन हो सकता है, मूल ढांचे के अलावा। तो 1973 में ही मूल ढांचे का सिद्धांत, केशवानंद भारती मामले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। और मूल ढांचा क्या है? समय समय पर न्यायालय स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा क्या है। प्रस्तावना में भी जैसे पंथ निरपेक्ष हुआ, अखंडता हुआ, समाजवादी, कुछ इस प्रकार की जो विचार हैं, जो उद्देश्य हैं, वो मूल ढांचे में आते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना के संशोधन के मामले में न्यायालय ने कहा कि इसके मूल ढांचे के छोड़कर अन्य भागों में संशोधन हो सकता है। उसके बाद एक मामला आया 1995 के आसपास, LIC मामला। तो उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि अखंड हिस्सा है। तो
न्यायालय अब आगे कालांतर में भी 1973 के बाद भी समय समय पर बता रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का भाग है और वो संविधान की व्याख्या करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब संशोधन की आजादी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वोच्च न्यायालय ने दे दी, तो संशोधन क्या हुआ या नहीं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ या नहीं? तो अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है, एक बार हुआ है 1976 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 विचारों को शामिल किया गया था। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। तो इन 3 सिद्धांतों को शामिल किया गया था। तो यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में कितने शब्दों को शामिल किया गया था? कितने शब्दों को शामिल किया गया था? ऑप्शन आ जाता है 4, 5, 3 या 2। बताइए आप सभी। क्योंकि भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी उसके बाद इन 3 विचारों को शामिल किया गया, लेकिन जो शब्द थे वो 4 शब्दों को शामिल किया गया था। देखिए शब्द की बात की गई है, कितने शब्दों को शामिल किया गया, तो उसमें 4 शब्द थे। वो कौन कौन से थे आप देख लीजिए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो आयोग इस तरह से घुमाकर भी प्रश्न पूछ सकता है कि कितने शब्दों को शामिल किया गया। अगर प्रश्न होता कि कितने विचारों को शामिल किया गया है, कितने, पूरा प्रश्न में नहीं लिख रहा हूं, कितने विचारों को शामिल किया गया है, कितने विचारों को शामिल किया गया है, तो तब आपका उत्तर होगा 3 विचारों को, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। लेकिन शब्दों को कितने शामिल किया गया है? 4 शब्दों को, जिसमें एक और शब्द भी शामिल है। तो अब हम यहाँ पर प्रश्नों को देखेंगे और साथ साथ उनकी व्याख्या भी प्रश्न पर ही करेंगे, और कुछ नए जो इस व्याख्या में रह गए हैं, कुछ नए प्रश्न भी वहां पर शामिल हैं, तो उन सबको हम धीरे धीरे देखेंगे। इससे पहले एक चीज है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को विद्वानों ने किस किस नाम से संबोधित किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं के एम मुंशी। के एम मुंशी ने कहा है राजनीतिक जन्म कुंडली। राजनीतिक जन्म कुंडली। दूसरा जो आपके ठाकुरदास भार्गव हैं, इन्होंने कहा है संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहा है। तीसरे हैं आपके कन्हैया लाल, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी तो हो गया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी अय्यर। तो इन्होंने कहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को महत्वपूर्ण। कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है। इससे पहले देख लेते हैं नानी पालकीवाला ने क्या कहा है। नानी पालकीवाला, इन्होंने कहा है परिचय पत्र।
और अल्लादी कृष्ण सामू जो अय्यर ने कहा है, इन्होंने इसको भारतीय संविधान की कुंजी कहा है, कुंजी। नेक्स्ट आपका, और आगे आएंगे। अब हम ये सब भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हमने ओवरव्यू देख लिया है कि क्या क्या है, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखना हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और सबसे पहले जाना प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना भूमिका या आमुख की बात होती है, जो कि पूरी इसमें संविधान का एक तरह से सार है, संविधान का सार, संविधान का पूरा सार समाहित है, ठीक है। और भारतीय संविधान की चार मुख्य बातें हमने देखी, सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप, सत्ता का उद्देश्य क्या है सरकार का, और संविधान की जो प्रस्तावना है या संविधान को उसको अधिनियमित और समर्पित करने का तिथि क्या थी। उसके बाद हमने विचार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है ये कहाँ से प्रेरित है, तो यूएसए के संविधान से प्रेरित है, ये हमने देखा। उसके बाद जो भाषा शैली है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, वो किस देश के संविधान से प्रेरित है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये हमने देखा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस पर आधारित है, तो जो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उसी को बाद में भारतीय संविधान की उद्देशिका के नाम से संविधान में शामिल किया गया है। उसके बाद हमने देखा सत्ता का स्वरूप, इसको डिटेल में हमने देखा। संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब, पंथ निरपेक्ष का, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या तात्पर्य है, ये हमने देखा। फिर सत्ता का उद्देश्य हमने देखा, उसमें क्या 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 उद्देश्य है भारत के लिए संविधान के अनुसार, तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इनको हमने देखा। और किस किस प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात की गई है। उसके बाद तिथि, संविधान को अधिनियमित करने की तिथि क्या है, उसको हमने देखा। आगे हमने विधिक स्वरूप देखा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, परिवर्तनीय है या नहीं है। उसके बाद हमने संशोधन और संविधान के भाग होने पर डिस्कस किया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, कब कब न्यायालय ने भाग माना है, कब नहीं माना था, ये सब देखा। उसके बाद संशोधन कब किया गया, और क्या संशोधन किया गया तो क्या किया गया, ये हमने देखा। नेक्स्ट, किन किन विद्वानों ने संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से संबोधित किया है, इसमें एक होने डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है महत्वपूर्ण दस्तावेज, महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा है। एक है अर्नेस्ट बार्कर, अर्नेस्ट बार्कर ने, अर्नेस्ट बार्कर, इन्होंने की नोट कहा है, भारतीय संविधान को प्रस्तावना को संविधान का की नोट कहा है, कुंजी पत्र, की नोट, ठीक है। तो अब हम आइए प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हमने शामिल किए हैं। आप अब प्रश्नों पर आ जाइए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, तो पहला ऑप्शन है सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, दूसरा है सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक, तीसरा है सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक, एंड फोर्थ है हमारे पास सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। तो अभी अभी हमने पूरा डिटेल में प्रस्तावना को पढ़ लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका क्या जवाब मान सकते हैं। देखिए, धार्मिक न्याय की तो बात है नहीं, तो ये प्रश्न कट जाता है। सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक, सांस्कृतिक भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक, यहाँ पर भी सांस्कृतिक दिया हुआ है, तो ये भी नहीं है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, तो आपका सही उत्तर हो जाता है यहाँ पर डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये व्याख्या है, आप देख लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो अभी अभी हमने देखा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। क्या मूल अधिकार है, देखिए मूल अधिकार नहीं है। सेकंड है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डीपीएसपी, ये भी नहीं है।
चौथा उद्देशिका है, तीसरा उद्देशिका है और चौथा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। भारतीय संविधान के भाग की अगर बात करें और आत्मा की बात करें तो भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है? तो जनरली उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, जो कि ठाकुरदास भार्गव ने भी कहा है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, जो कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मौलिक अधिकार में आता है और आर्टिकल 32 के तहत आता है, तो इन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है आपका डी। सॉरी, सी हो जाएगा यहाँ पे, सी पर मैंने राइट लगाया है, वो गलती से डी बोल दिया था। नेक्स्ट आप इसकी व्याख्या देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। देखिए यहाँ पे आमुख शब्द लिखा हुआ है, आमुख। ठीक है, आमुख शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आमुख से क्या तात्पर्य है? आमुख यहाँ पे उद्देशिका को ही कहा गया है, उद्देशिका को आमुख कहा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को या प्रस्तावना को ही आमुख कहा गया है। उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? अभी अभी हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी। क्या सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात है? तो हाँ। नेक्स्ट है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये भी था, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी था। नेक्स्ट अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हमने देखा, तो ये भी था। एंड व्यक्ति की प्रतिष्ठा या व्यक्ति की गरिमा, तो ये भी था। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? 1 2 3 4 ऑल फोर्स यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है। तो देखिए पूरी व्याख्या करने के बाद हम प्रश्नों पर आए हैं और सभी प्रश्नों को आप यहाँ पर कर ले जाएंगे और नए प्रश्न जो भी बनेंगे वो सभी व्याख्या से हो पाएंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। तो व्याख्या इसकी ये दी हुई है। नेक्स्ट है भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है। तो देखिए जब हमने प्रस्तावना की 4 मुख्य बातें देखी थी तो उसमें पहला ही पॉइंट हमारा था कि सत्ता का स्रोत। तो सत्ता का स्रोत कौन था? भारत की जनता, क्योंकि भारत की संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? भारत की जनता। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, संसद, लोकसभा, जनता या संविधान। तो भारतीय संविधान, भारत में समस्त नागरिक सत्ता का स्रोत कौन है? तो भारत की जनता। तो यहाँ पर सही आपका उत्तर हो जाएगा सी। देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया है उत्तराखंड पीसीएस में। नेक्स्ट आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? तो कौन भारत में संप्रभु है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोवरिन इन इंडिया? कौन संप्रभु है? भारत का प्रधानमंत्री है क्या? भारत का राष्ट्रपति है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद है क्या? सेंट्रल कैबिनेट विद प्राइम मिनिस्टर्स, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री है? या हम भारत के लोग हैं? तो कौन भारत में सत्ता का स्रोत कौन है? तो भारत की जनता है, क्योंकि हमें प्रस्तावना ये बताती है। तो संप्रभु कौन हो जाएंगे? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यूपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा गया, काफी पहले पूछा गया है लेकिन रिपीट भी हो सकता है। नेक्स्ट है, आप व्याख्या इसकी देख लीजिए। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? देखिए विधिक स्वरूप, लीगल नेचर। लीगल नेचर क्या है? हमने देखा था विधिक स्वरूप यानी प्रवर्तनीयता और अपरिवर्तनीयता। इसका मतलब क्या है कि न्यायालय द्वारा फोर्सफुली लागू कराया जाना या ना लागू कराया जाना। तो यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने देखा था मदन गोपाल केस, 1957। तो न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर क्या कहा था कि ये अप्रवर्तनीय है, इसको लागू नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे बी उत्तर सही हो जाएगा।
देखिए यूपी पीसीएस 2019 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है। देखिए नया प्रश्न यहाँ पर तो ये विधिक स्वरूप क्या है, नया क्वेश्चन आ सकता है कि किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है। तो वहां पर ऑप्शन दे रहे होंगे, मदन गोपाल केस, केशवानंद भारती केस, अदर अदर दो और केस के नाम दे देंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, मदन गोपाल केस। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्याख्या। तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो अभी जब हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या पढ़ी है तो उसमें कितने प्रकार के न्याय थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय कितने प्रकार का था, 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की थी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी। समानता कितने प्रकार की थी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो 2 प्रकार की समानता हमने यहाँ पे देखी थी। और भ्रातृत्व, भ्रातृत्व से तात्पर्य है बंधुत्व, बंधुत्व, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द शामिल किया है। तो कितने प्रकार का बंधुत्व था, 1 प्रकार का, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, तो 1 प्रकार का बंधुत्व था। तो सही उत्तर यहाँ क्या हो जाता है, 3 5 2 1। 3 5 2 1 का एक ही यहाँ पे 3 से शुरू होने वाला एक ही विकल्प है और वो सही विकल्प हो जाएगा ए। नेक्स्ट व्याख्या में आप देख लीजिए, पूरा लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो कौन उल्लिखित नहीं है, सामाजिक न्याय है क्या, तो न्याय में हमने देखा था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो सामाजिक न्याय तो शामिल है। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक भी शामिल है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय भी शामिल है। चौथा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है धार्मिक न्याय, तो धार्मिक न्याय की संविधान की प्रस्तावना में कोई जिक्र नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा और उत्तर इसके अनुसार सही हो जाएगा प्रश्न के डी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की है। देखिए हमने कई बार देख लिया है, अब सीधा सा यहाँ पर आ जाएगा, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, मतलब भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा उद्देश्य निम्न में से शामिल नहीं है। क्या विचार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं में हमने देखा था विचार की स्वतंत्रता शामिल है, विचार और अभिव्यक्ति की। आर्थिक स्वतंत्रता है क्या, देखिए आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तो है, आर्थिक न्याय तो है, आर्थिक न्याय तो है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और विश्वास की स्वतंत्रता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। देखिए यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य, अच्छा ये इसका व्याख्या हो गया, आप देख लीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, किसका उल्लेख नहीं है। अगर हम ये नहीं शब्द ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है हम डायरेक्ट कोई भी उत्तर, क्योंकि 3 सही होंगे, डायरेक्ट फ्रिक्वेंटली कोई सा भी लगा सकते हैं अगर नहीं देखा होगा। तो आप ध्यान से देखिए, सामाजिक समानता है क्या, व्यक्ति की गरिमा है, प्रतिष्ठा की समानता है, राष्ट्र की अखंडता है, तो हमें नहीं देखना है। तो यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा तो है, बंधुत्व में आती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, राष्ट्र की अखंडता भी है, एकता और अखंडता, और यहाँ पे सामाजिक समता नहीं है। तो सामाजिक क्या है, सामाजिक न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। देखिए इन्हीं शब्दों में यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, सामाजिक शब्द है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, लेकिन वो सामाजिक न्याय की बात की गई है, तो ये वाला हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। देखिए चूंकि भारत की संविधान की प्रस्तावना है तो इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी तो है नहीं, लेकिन उसमें विचार, उद्देश्य बहुत सारे शामिल है, पूरे संविधान का सार गर्भित
पूरे संविधान का सार उसमें समाहित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाता है उपासना की स्वतंत्रता, पहला ऑप्शन, व्यक्ति की गरिमा, अवसर की समानता, लोकतांत्रिक सरकार। देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं में विचार, धर्म, अभिव्यक्ति, उपासना की स्वतंत्रता शामिल है, व्यक्ति की गरिमा भी है, अवसर की समानता भी है, और लोकतांत्रिक सरकार जैसा कोई शब्द हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं पढ़ा है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठापित है। तो वही प्रश्न है सेम, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, नहीं प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हाँ तो ये तो शामिल है। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष था, ये आदर्श भी शामिल है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पूंजीवाद और मुक्त व्यापार। देखिए पूंजीवाद और मुक्त व्यापार जैसे कोई शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो तीसरा आपका नहीं होगा। तो तीसरा किन किन ऑप्शंस में है? ऑप्शन बी में तीसरा है, तो ये कट जाएगा, सी भी कट जाएगा और डी भी कट जाएगा। यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, डी है पंथ निरपेक्ष। सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम में दीजिए, तो हमें क्रम में लगाना जो भारत की संविधान की एग्जैक्ट प्रस्तावना में है। तो सबसे पहले क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आएगा पहले, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर आएगा समाजवादी, फिर आएगा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष के बाद आएगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहां पर है, सी, तो पहले सी आ जाएगा, फिर समाजवादी कहां पर है, ए पर, सी के बाद ए आ जाएगा आपका, पंथ निरपेक्ष कहां पर है, डी पर, सी ए डी। लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक को प्रजातांत्रिक भी कहा जाता है, प्रजा लोक एक ही बात है, तो प्रजातांत्रिक भी लिख दिया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। तो सी ए डी बी कौन सा हमारा बैठता है, सी ए डी बी, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न भी आ सकता है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? देखिए जब हमने सत्ता के स्वरूप की व्याख्या की है तो उसमें एक पंथ निरपेक्ष शब्द आया था, और पंथ निरपेक्ष को ही वहां पे धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। तो कौन कौन सा भाव धर्मनिरपेक्ष मतलब कौन सा भाव स्पष्ट करता है? भारत में अनेक धर्म है, देखिए ये तो है, लेकिन भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो इस बात की व्याख्या नहीं करता है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, देखिए ये ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन आपका जो संविधान की प्रस्तावना है वो इस जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो इस भाव को स्पष्ट नहीं करता है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो ये स्पष्ट करता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत राज्य को धर्म से अलग स्पष्ट करता है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, या राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमने देखा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करती है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? पहला है उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जो अंततः उद्देशिका बना। तो देखिए हमने देखा था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के समक्ष, और उसी से भारत की संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना बनी थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के स्रोत में ये देखा था कि यूएसए से प्रेरित है। तीसरा है
समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किए गए हैं, अपनाए गए हैं। तो ये भी ठीक है, हमने संशोधनीयता पे देखा था कि कब संशोधन हुआ है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा, यहाँ पे लिखा हुआ है 42वें। तो भारतीय संविधान में जो 42वें संशोधन द्वारा 1976 में ये शामिल किया गया था। मूल उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है। तो उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित नहीं करती है। उद्देशिका में मूल अधिकारों से संबंधित कोई बात नहीं है। तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द जो है भारत के संविधान में किस देश की क्रांति से प्रेरित हैं? तो रूस की क्रांति से, चीन की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से, या फिर डी है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। तो ये तीनों शब्द जो है यहाँ पे भारत के संविधान में फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। और यही मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के संविधान में जो न्याय की संकल्पना है वो कहाँ से प्रेरित है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो है वो रूसी क्रांति से प्रेरित है, 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। तो यहाँ पे सी आ जाएगा आपका, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। नेक्स्ट है, फ्रांस की भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है, उद्देशिका में प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। अभी दूसरा है, अभिव्यक्ति, राष्ट्र की एकता और अखंडता उद्देशिका में आरंभ से नहीं थे। तो देखिए, हमने देखा अखंडता शब्द जो है वो 1976 में 42 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा शामिल किया गया था। शायद मैंने पीछे 44 बोल दिया था, वो आप उसको सुधार कर लीजिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो ये आपका सही है, ये भी, क्योंकि प्रारंभ में शामिल नहीं था। और पहला भी सही है, उद्देशिका और में प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समानता का उल्लेख है। तो आपके यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ए है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 ईस्वी में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1977 ईस्वी में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 ईस्वी में संशोधन द्वारा जोड़े गए। डी है, ये शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो देखिए, समाजवादी, सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द और धर्मनिरपेक्ष ये संविधान की प्रस्तावना में तो शामिल है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। 1950 ईस्वी में लागू संविधान के अंग थे, तो 1950 में नहीं ये थे, ये 1976 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 42nd, उससे शामिल किए गए हैं। लेकिन ये लागू कब हुआ था अधिनियम, संशोधन अधिनियम? ये 1977 में हुआ था संशोधन अधिनियम लागू। तो पहला स्टेटमेंट गलत, और सेकंड, उक्त शब्द 1977 ईस्वी में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो ये सही हो जाएगा। 1985 की तो कोई बात है ही नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो हमने बेरुवाड़ी केस 1960 का देखा था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना को अंग नहीं माना था और केशवानंद भारती में माना था। तो यहाँ पर केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल राज्य, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि संविधान उद्देशिका संविधान का भाग है? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मालक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो देखिए, एक केस और था 1992 का, SR बोम्मई। तो इस निर्णय में भी सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु
प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा है? तो क्या जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, वल्लभ भाई पटेल ने, बी आर अम्बेडकर ने? तो ये कहा है के एम मुंशी ने। कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी है, मैंने आपको अभी जब व्याख्या की थी स्टार्टिंग में तब बताया भी था। हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ ये है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार हैं? तो क्या न्याय से ये हमें पता चलता है, गणतंत्र शब्द से पता चलता है, बंधुत्व से चलता है, या समता इक्वलिटी शब्द से ये हमें स्पष्ट होता है? तो हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, ये किस शब्द से हमें स्पष्ट होता है? बंधुत्व से, भ्रातृत्व से, है ना, आपसी भाईचारा। तो संविधान में जो बंधुत्व शब्द है वो एक ही परिवार के सदस्य होने का तात्पर्य बताता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो भारतीय संविधान में जो सत्ता का स्वरूप के अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द आता है, तो वो यही बताता है कि हम अपने बाहरी और आंतरिक निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर हमें नहीं, गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। प्रस्तावना के मूल रूप में पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द नहीं था। हाँ, क्योंकि पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो आपका 1976 के अधिनियम संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है। प्रस्तावना में भारत के संविधान की मूल संरचना निहित है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कुछ मूल शब्द हैं। प्रस्तावना अपने आप किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि जहां भाषा अस्पष्ट है वहां संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक के रूप में प्रस्तावना पर विचार नहीं किया जा सकता है। देखिए, जब भी संविधान की व्याख्या की बात आती है तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि भारतीय संविधान के किसी भी मुद्दे के परिभाषा व्यक्त करने में संविधान की प्रस्तावना की भी मदद ली जा सकती है। किसी भी मुद्दे को स्पष्ट करने में संविधान की प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है। तो सहायक के रूप में प्रस्तावना पर विचार किया जा सकता है, और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं किया जा सकता, यही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, ये प्रश्न दोबारा आ गया है। केशवानंद भारती बनाम भारती बनाम केरल राज्य, तो इसमें तो माना है। मिनर्वा मिल्स मामला, तो इसमें भी माना है, हिस्सा नहीं माना। तो डायरेक्टली 1960 का बेरुवाड़ी वाला मामला आ जाएगा। इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ना तो संविधान का भाग माना था और ना ही इसमें संशोधन की इजाजत दी थी। बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में संविधान की प्रस्तावना को इसका हिस्सा माना था और संशोधन को इजाजत दी थी। तो यहाँ पर हमारे इसकी व्याख्या दी हुई है इस प्रश्न की। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। आप अपने वीडियो आपने पूरी देखी होगी, उम्मीद करता हूँ। आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। देखिए, इस तरह की सीरीज हम अपने YouTube चैनल पर लगातार लाएंगे। हमने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से इस सीरीज को शुरू किया है, तो आप चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप इसको पसंद करेंगे और चैनल पर लगातार आते रहेंगे, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो अब आती रहेंगे। धन्यवाद।